हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं जीआईसी ज्योग्राफी के पेपर सॉल्व की। हालांकि पहले मैंने पेपर सॉल्व कराया था, तो उसमें जो अभी ऑफिशियल किया है उससे हम लोग बात करते हैं। और इसमें ये भी देखेंगे कि किन किन प्रश्नों में गलतियाँ हैं और ऑब्जेक्शन आपको कौन कौन से करने हैं। उसका सोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल मैंने करा दिया है। ठीक, तो उसको आप यहाँ से देख के आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और आपके पास अन्य भी जो भी प्रश्न आपको लगता हो कि नहीं ये नहीं ऐसे होने चाहिए थे, उसको भी आप बता सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जो रीचेक किया है उसमें मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश वाला ये पार्ट है, तो इसमें हमने प्रोविजनल की से लगाया जो अभी आई है। ये हमने जो सॉल्व कराया था आप लोगों को वो हिंदी वाले में लगा है। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कि मैंने जो आप लोगों को सॉल्व कराया था उसमें कितनी गलतियाँ थी। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। तो हमने आपको क्रस्ट और अपर मेंटल बताया था, तो लिथोस्फीयर में क्रस्ट और अपर मेंटल ही होता है। ठीक, 42 में देखिए ये जो 40 प्रश्न आपके जीएस वाले हैं तो उसमें कोई गलतियाँ नहीं थी जो सॉल्व कराया गया था। इसके बावजूद भी इसमें किसी भी प्रश्न में आपको कोई आपत्ति लगे तो आप लोग बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, और सोर्स आप लोग मैक्सिमम जो सोर्स रखिएगा वो ऑथेंटिक किताबों को ही रखिएगा, परीक्षा वाणी को या क्रॉनिकल को या अन्य जो लूसेंट वगैरह भी नहीं मानता है। तो इस तरह के जो सोर्सेज होंगे तो आप इसको मत रखिएगा। मैक्सिमम जो सोर्सेज कोशिश करिएगा कि ऑथेंटिक सोर्सेज ही हो, एमसीईआरटी हो गया या किसी अन्य माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें हो गई। ठीक, इनको आप सोर्स रखेंगे तो आसानी से जो है आयोग मान लेगा। और फिलहाल कई लोगों कमेंट ये भी आएंगे, अभी देखना पड़ेगा मेरिट का क्या है। तो कट ऑफ वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि अभी आयोग का तो आप लोगों ने देखा ही था। फिलहाल जो लोग 70 के आसपास हैं वो सिक्योर समझें कि और इससे बहुत ज़्यादा कम मेरिट नहीं आने हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में जिस हिसाब से आपका माध्यमिक की मेरिट गई उस हिसाब से बात करें तो काफ़ी मेरिट जाएगी। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जो सामान्य ताप ह्रास दर होता है वो कितना है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो जो सामान्य ह्रास दर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कौन सा, नॉर्मल लैप्स रेट की बात जब करेगा। यदि यहीं पे आपका सामान्य तापह्रास दर की जगह दे देता रुद्धोष्म तापह्रास दर, ठीक, एडियाबेटिक लैप्स रेट, तो आपका वो 10 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट की बात की। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्न में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी, यानी विच अमंग द फॉलोइंग पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल किसने दी थी, तो हटन ने दिया था। ठीक, ये बताया गया था। तो हटन ने इसलिए इसको, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि ये बताया था कि वर्तमान भूत की कुंजी, यानी कि जो प्रोसेस पहले चलते होते हैं वो अभी भी उसके या वर्तमान में जो लैंडफॉर्म्स दिख रहे हैं इसके पीछे सदियों पहले कोई न कोई एक प्रोसेस काम कर रहा है, उसी का ये क्या है, रिजल्ट है। ठीक, तो एक साइकिल इससे जनरेट हो जाती है। तो ये हटन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं, तो हमने आप लोगों को दिखाया भी था प्रॉपर जब सॉल्व करा रहे थे। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका देखिए यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यानी दोनों आपको सही बताए गए थे। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी भूगोल में जो अपवादवाद है तो ये किससे संबंधित है, तो ये शेफर हैं, FK शेफर इनका पूरा नाम है। तो ये देखिए प्रश्न जो यहाँ पे बनाया गया है, जैसे अभी मान लीजिए कि जो PGT की हम लोग बात करें तो PGT में जो आपका एक बनाया गया था रुको जाओ नियतिवाद, तो उसमें देखिए एक तो आपका टेलर मैकेंडर जो दिए वो भी उसमें गलती तो है ही, प्लस वो प्रश्न भी गलत है क्योंकि टेलर 2 थे, एक FB टेलर आपके यहाँ, ग्रिफिथ टेलर भी थे और मैकेंडर भी अन्य नाम है मैकेंडर के। तो इसमें कौन से टेलर कौन से मैकेंडर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने इसीलिए स्पष्ट पूरा नाम लिखा है। तो ये जो GIC का या जो आयोग का पेपर है कमीशन का, उसको देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट किया गया है। और माध्यमिक का तो आप लोगों ने देखा ही है कि आंसर की और सारी चीज़ें। फ़िलहाल इसीलिए इंटरव्यू के लिए कोई बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस हिसाब से उनके प्रश्न होंगे या वो प्रश्न के उत्तर मानेंगे आपके कि नहीं मानेंगे। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं, ये सब बात की चीज़ें हैं। ठीक,
यहाँ पे दिया गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉरेस्ट कवर एज पर ईयर 2019 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब देखिए जो यही प्रश्न आपका है डाउटफुल, आयोग ने क्या माना कि आयोग ने ये माना है कि 3214। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको परसेंटेज की बात किया है, ये फॉरेस्ट कवर एरिया की बात की। यहाँ पे देखिए वनाच्छादित क्षेत्र वर्ष 2019 के अनुसार आधार पर अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखना है, ठीक। तो इन्होंने जो आंसर दिया है यानी आयोग ने जो दिया है वो परसेंटेज के हिसाब से दिया है, जबकि यहाँ प्रतिशतता की बात कहीं हुई ही नहीं है। जबकि यहाँ पे बात क्या किया है, एरिया की बात किया, फॉरेस्ट कवर, ठीक। तो इस आधार पे जो यहाँ पे देखिए FRI की जो रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगा कि मेघालय का जो फॉरेस्ट कवर एरिया की मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। तो नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी 2 ये पहले पे हो जाएगा। यहीं यदि हम बात करें परसेंटेज में, तो परसेंटेज में नंबर 1 कौन सा आपका, मिज़ोरम है, ठीक, 85% है। ये 2019 के आंकड़े हैं, आप भी देख सकते हैं। चलिए इसको दिखा भी देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें सर्च कर पाएंगे, इसके डेटाबेस में आपको मिल जाएगा FRI के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सोर्स जो है ऑथेंटिक सोर्स माना जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट से है। अब यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे थे कि जो फॉरेस्ट कवर एरिया 2019 का असेसमेंट है, आकलन है। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट कवर एरिया की बात कर रहा था, 83,743 है। यहीं आपका यदि हम लोग आ जाए नीचे तो नंबर 1 पे आपका अरुणाचल हो गया, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए मणिपुर का 22,000 है, मेघालय 22,429 है, और आपका था मिज़ोरम देखिए 21,081 है। तो यानी कि इस बेस पे आप देखिए क्या है, ये प्रश्न आपका गलत है। तो आप इसको बेस मान के लगा सकते हैं और आपकी जो भी कमेंट्स हों आप दे सकते हैं कि हाँ इसमें आपको लग रहा हो कि नहीं ये गलत नहीं है, तो आप बता सकते हैं। फिलहाल जो सोर्स है वो आपके सामने है, इस आधार पे आप बोलिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट कवर एरिया पूछा है, तो इस हिसाब से ए आंसर होना चाहिए, जबकि आयोग ने बी आंसर दिया है जो प्रतिशतता के हिसाब से दिया है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज कंसीडर्ड एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो इसमें निम्नलिखित में से जो पठार दिए गए हैं आपको, इसमें कौन सा अंतर पर्वतीय पठार है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। एक होता है इंटर माउंटेन, एक इंट्रा, ठीक, दो चीज़ें होती हैं, अंतः पर्वतीय और अंतर पर्वतीय। अंतर पर्वतीय का मतलब 2 पर्वत है इनके बीच का, अंतः पर्वतीय, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो है इंट्रा प्लेट्यू और इंटर प्लेट्यू की बात करें तो तिब्बतन जो है ये आपका इंटर प्लेट्यू माउंटेन है, नॉट इंट्रा प्लेट्यू, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ें आपको बताया गया है सारा डिटेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ साइलेंटी। तो साइलेंटी यानी लवणता को कंट्रोल करने वाला कौन सा फैक्टर नहीं है, वर्षण, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट, नदी जल प्रवाह यानी इन्फ्लुएंस ऑफ रिवर वाटर। तो देखिए लवणता का संबंध तट की संरचना से होता नहीं है, वर्षण की वजह से होता। वर्षण की वजह से क्या होगा कि जो समुद्र की लवणता है वो कम हो जाएगी, वाष्पीकरण से बढ़ जाएगी क्योंकि जल का वाष्प में बदल जाएगा। नदी जल प्रवाह, नदियों के जल जब समुद्र में गिरते हैं तो ये माना जाता है कि भाई नदियों में लगभग 3 पर-मिल बहुत कम लवणता होती है, जिसकी वजह से जहाँ पे ये नदियाँ गिरती हैं वहाँ पे जो समुद्र का जल है कम खारा होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल रिसोर्स इज नॉट मच डेवलप्ड इन इंडिया। यानी कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको आई थिंक बताया था ज्वारीय ऊर्जा, जबकि यहाँ पे आयोग का राइट आंसर है अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी। तो सही उत्तर आपका ये देख लीजिए, ठीक, अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी। हमने ये भी बताया था कि ज्वारीय ऊर्जा और ये आपका अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी में ही कन्फ्यूजन है। तो फिलहाल चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ टेरेस्ट्रियल हीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेडिएशन विंडो। तो सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्न में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की बोला जाता है। विंडो, रेडिएशन विंडो किसे बोला जाएगा, तो ये पर्वत, ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं या हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, इनको बोला जाता है रेडिएशन विंडो। यहाँ पे यदि एनालिसिस किया जाए तो जो प्रश्न यहाँ पे मैक्सिमम पूछे गए हैं
वो आपके ऑथेंटिक किताबों से ही हैं, सभी सर की किताब से भी है, और जो इनकी किताब से है भी वो आपका जो है ग्लोसरी से डायरेक्ट पूछे गए। ये जो प्रश्न आपका है ना, आप जैसे चैप्टर आप पढ़ते होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे सब सर का, तो उसके लास्ट में आप देखिएगा ग्लोसरी है, शब्दकोश है, और ये प्रश्न आपको शब्दकोश में मिल जाएगा, थ्योरी वाले में नहीं मिलेगा, लेकिन जो ग्लोसरी दिया है उसमें मिल जाएगा। आगे अभी कई प्रश्न ऐसे हैं जो ग्लोसरी से मिले हैं, और एनसीईआरटी के हूबहू प्रश्न एक ही चैप्टर के, जो महासागर और महाद्वीप है एनसीईआरटी, ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी है उसी से एक ही चैप्टर से लगभग 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस आधार पे ये देख लिया जाए कि जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसको पढ़ने की आवश्यकता आपको निश्चित तौर पे है, ठीक। परीक्षा वाणी और ये सब जो भी मार्केट किताबें हैं उसको थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि उसके प्रश्न यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें, अगला प्रश्न जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मन जोग्राफर हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो कौन भूगोलवेत्ता जो जर्मन से हैं उन्होंने भौतिक भूगोल में अपना योगदान दिया। बेबर हैं, ट्रॉल हैं, रेडजेल हैं और ऑस्कर पेस्टल हैं। तो ऑस्कर पेस्टल ने क्या किया था कि आधार तल की संकल्पना भी इन्होंने दिया था, और इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में काफ़ी योगदान भी दिया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द ओपिनियन दैट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वेयर लाइक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है, हमने आपको हार्टसोन और रिटर में बताया था कि इन दोनों में ही कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका आयोग के द्वारा दिया गया है ये हार्टसोन है, तो इसमें सही उत्तर आपका बी है, ठीक। अगला, केप वर्डे इज़ एन आर्किपेलागो विच इज़ लोकेटेड इन। केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कहाँ पे अवस्थित है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, आर्कटिक एंड इंडियन ओशन। किस में है? अटलांटिक ओशन में है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पोचमपाद डैम इज़ एन इंडियन फ्लड फ्लो प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। इट इज़ नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। यानी कि जो आपका ये पोचमपाद बांध है, गोदावरी नदी बनाया गया है, वो जो है भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, और इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट, गांधी सागर, या फिर राजीव गांधी, या फिर श्री राम सागर। तो इसमें को किस नाम से जाना जाता है? श्री राम सागर परियोजना, यानी श्री राम सागर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है पोलर फ्लिंग फोर्स, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी है, ठीक। पोलर फ्लिंग फोर्स जो है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपका जो प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए विकल्प देखिए क्या दिया, टाइडल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है। तो पोलर फ्लिंग फोर्स जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज सिचुएटेड इन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ठीक। यानी कि कौन सा एक पर्वत श्रेणी जो है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच अवस्थित है। तो इसमें कौन सा है आपका? यूराल है, कार्पेथियन है, काकेशस और बाल्कन है। तो काकेशस जो माउंटेन है ये आपका कहाँ पे है? ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बिटवीन जो ये आपका सिचुएटेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओरिजिन ऑफ स्पीच जो पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक कौन है? एजी टांसले हैं, ईपी ओडम है, चार्ल्स डार्विन है, या फिर एफ रेडजेल है। अब यहाँ पे देखिए पूरा नाम लिखा गया है, ऐसा नहीं कि एक नाम दे दिया गया है। तो ये सही तरीका है, क्योंकि मान लीजिए कि सेम नाम से मिलते जुलते और भी लोग हैं, तो व्यक्ति जो है किसको मानेगा कि या जो स्टूडेंट हैं या ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो किसको मानेंगे। तो इसलिए पूरा नाम यहाँ ज़रूरी भी होता है विकल्प में, ठीक। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये चार्ल्स डार्विन की राइट है। अगला देखिए 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कौन सा आधार या नहीं है? तो पैलियोमैग्नेटिज्म है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, प्री हिस्टोरिक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, और रोटेशन ऑफ द पोल है। तो रोटेशन ऑफ पोल जो है ये हमने भी आपको बताया था, आयोग का भी यही आंसर है, और ये आप मैक्सिमम किताबों में भी देख पाएंगे, ठीक। एनसीईआरटी में भी आपको ये स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ड्यूरिंग 2020 एंड 21। 2020-21 के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन से
देश का युग में जो है भारतीय कृषि उत्पादकों का सबसे बड़ा बाजार था, तो इसमें कौन सा था? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है यूएसए और चाइना है। हालांकि हमने आपको ये दोनों में कन्फ्यूजन बताया था कि इन दोनों से कोई एक विकल्प हो जाएगा, तो फिलहाल आयोग का भी राइट आंसर आपका यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका एंड चाइना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अल्टीट्यूड क्लाउड। तो यानी कि सबसे ऊंचा जो बादल है वो कौन सा बादल है? तो इसमें पच्छाव है यानी सीरस है, स्टेटस यानी स्तरीय है, निम्बस यानी वर्षा मेघ है, क्यूमुलस यानी कि कपासी है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं वो पच्छाव मेघ होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये हिम क्रिस्टल वाले होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर बेंच इज फॉर्म्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। यानी जो संरचनात्मक सोपान है, बेंच है, उसका निर्माण जो है किस एक क्रिया के द्वारा होता है? नदी घाटी में समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों के समानापदन से, या नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों के समानापदन से। तो देखिए ये आपका राइट है, क्योंकि जो नदी घाटी है वहाँ पे मान लीजिए कठोर चट्टानें हो गई, इधर मुलायम हो गई, इधर कठोर हो गई, इधर मुलायम हो गई। तो जब ये इसको काटेगा तो जो कठोर है यहाँ पे हो जाएगा, जो मुलायम है वो यहाँ तक कट जाएगा, फिर कठोर यहाँ तक, फिर मुलायम यहाँ तक। तो एक ये सीढ़ी नुमा बन जाएगा, यानी एक बेंच की तरह ये बन जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल बेंच या संरचनात्मक सोपान की बात करते हैं इसे। ठीक, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 में जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित जो कोपेन का पद्धति है या कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, उसमें राइट आंसर क्या है? अप्लाइड, उनका जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था वो किस पद्धति के तहत था? अनुप्रयुक्त था यानी अप्लाइड था, सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित था, जेनेटिक यानी जननिक था, या एम्पिरिकल यानी अनुभवात्मक था। तो जेनेटिक आपका त्रिवार्था महोदय हैं, जबकि अनुभवात्मक जो है आपके कोपेन हो गए, थानथेट का भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन का कौन सा भाग या कौन सा हिस्सा नहीं है? हिमाचल है, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम। ठीक, तो यहाँ आप देखिए हमने दो चीज़ें बताया था। एक आपको बताया था CWG की जो रिपोर्ट है तो उसके अनुसार क्या है, और जो WHO की रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या है गंगा बेसिन का। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर आपका सिक्किम, हमने बताया था सिक्किम छत्तीसगढ़ में कन्फ्यूजन है, इसमें राइट आंसर जो है सिक्किम माना है, तो ये सही है आपका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा जो है गर्म समुद्री धारा? बेंगुएला, ब्राज़ील है, कनारी, लेब्राडोर है। तो राइट आंसर इसमें आपका ब्राज़ील के जो करेंट्स हैं वो आपका किस टाइप का करंट है? ये आपका वार्म ओशनिक करंट्स हैं। ठीक, द फेमस बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज रिटन बाय, ये देखिए आपका इसी का प्रीवियस ईयर है, इसका प्रीवियस ईयर यानी कि GIC के प्रीवियस ईयर यदि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड ये इसके लेखक हैं और ये पोस्ट मॉडर्निज्म से भी संबंधित रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस जो है फ्रैंक लियोटार्ड की ये बुक है। ठीक, अगला है कि द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी मेनली गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। तो जो बिहेवियरल ज्योग्राफी आचार परक भूगोल है इसके विकास का श्रेय किसको जाता है? बोल्डिंग को, गोल्ड को, किर्क को या वाइट को? तो इसमें देखिए किसको जाता है? W किर्क को जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये आपका क्या है? गलत आंसर आयोग ने दिया है। देखिए दूध सागर यहाँ पे इन्होंने आयोग के हिसाब से 1 2 3 4 होगा, जबकि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? गोवा में है, कर्नाटका में नहीं है। बरकाना जो है आपका कर्नाटका में है, और खंडाधार जो आपका कहाँ पे? उड़ीसा में है। और पलनी जो यहाँ पे है, तो पलनी भी ये 4 लगाए हैं, तो पलनी कहाँ पे है? पलनी आपका झारखंड में है। ठीक, तो इस आधार पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं ऑब्जेक्शन में, इसको भी आपको दिखा दे रहे कहाँ पे क्या है। ठीक, ये कहीं से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है कि बरकाना फॉल्स, ठीक, ये ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है कर्नाटका टूरिज्म की। तो वहाँ पे आप देखिएगा ये हाउ टू रीच, यहाँ पे देखिए ये नियर बाई जो दिया गया है, और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से है, इसके हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर ये है, मंगलुरु के नियरेस्ट एयरपोर्ट से है। तो ये टोटल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक, ये तो बरकाना का हो गया। यहाँ पे देखिए दूध सागर भी है, कौन सा है? ये दूध सागर वाला है। ठीक, ये गोवा की गवर्नमेंट साइट से हमने लिया है। और यहाँ पे देखिए दूध सागर जो जलप्रपात है
ये यहाँ पे आपका लोकेशन भी दे रखा है और मांडवी रिवर पे ही ये आपका है। ठीक, तो इस आधार पे जो आपका दूध सागर है या सी ऑफ मिल्क यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, तो इसलिए ये आपका आंसर जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये राइट है, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, अभी टीजीटी में यही प्रश्न था। अगला देखिए, आसियान वाज स्टेब्लिश्ड इन ईयर 1967 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पे कह रहा है कि आसियान जो 1967 में स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना किस देश में हुई थी। ठीक, तो ये आपका बैंकॉक में हुआ था। तो बैंकॉक कहाँ पे है, थाईलैंड में। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज़ नॉट रिलेटेड विद द डिप्लेशन ऑफ ओजोन। तो यानी कि ओजोन के क्षयीकरण से कौन सी चीज़ संबंधित नहीं है। तो वर्षा की मात्रा और मिट्टी में नमी की वृद्धि, मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, तापमान में वृद्धि, जैव समुदाय की प्रजातियों विपरीत प्रभाव, ये सारी चीज़ें सही हैं, जबकि ये वाला सही नहीं है और यही पूछ रहा है प्रश्न। ठीक, वर्षा की मात्रा और मिट्टी में नमी की वृद्धि से ओजोन क्षयीकरण का कोई संबंध नहीं है। अगला देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमीरात ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात इन टर्म्स ऑफ एरिया। किसकी बात किया, टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग बात किया है। ठीक, दुबई जो है सबसे बड़ा अमीरात है यूएई का, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जबकि अबू धाबी किससे है, तो अबू धाबी ये आपका जो है एरिया वाइज है। ठीक, अगला देखिए, करेक्ट सीक्वेंस द माउंटेन रेंज इन कश्मीर हिमालयस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ और साउथ से लेके यहाँ पे आपको ये सही बताना है। तो सबसे ऊपर आपका कराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक, शिवालिक, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये टालमी के बारे में दिया गया है, तो इसको आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा फिलहाल। तो आयोग का जो आंसर है ये दोनों सही दिया गया। टालमी का जो मत है कि प्रमुख याम उत्तर, सॉरी दोनों गलत दिया है, न तो एक और न तो दो। टालमी का मत है कि प्रमुख यामोत्तर बरमूडा द्वीप से होकर जाता है, तो वो ये नहीं बताते। आगे श्याम्बा जो सिलोन है विश्व की दक्षिणी सीमा बनाता है, तो ये भी उनका ये नहीं मानना था। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल आयोग का जो आंसर है वो डी है। अगला, एन इन्वर्टेड बोट लाइक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स इन अ ग्लेशियल रीजन इज नोन एज। यानी हिमालयकृत प्रदेश में जो उल्टी नौका है, इन्वर्टेड बोट है, उसके समान जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है उसे ड्रमलिन बोलते हैं। और अगला देखिए दिया है कि पश्चिम से पूर्व जो सागर है उनका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो भूमध्य सागर है। पश्चिम से पूर्व के बाद इधर से इधर, ठीक, भूमध्य सागर के बाद काला है, फिर कैस्पियन है, फिर अरल सागर है। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 76 में वाटरफॉल के बारे में। तो ये वाला आपका सही मिलान किया गया। इंगा जो है ये DR कांगो का है, सही है। तो और उसके बाद देखिए दिया गया है कि पाउलो अफांसो फॉल्स ये ब्राज़ील का राइट है। और शिव समुद्रम आपका इंडिया से, ये आप जानते ही हैं। बर्मिलन आपका कहाँ से हो जाएगा, कनाडा से है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसमें जो सही आंसर आपको है ये चुनना है कि क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। ठीक, तो ये आपका कह रहा है कि सही उत्तर। तो क्रस्ट और निचली परत के नीचे जाने पे भूकंपीय तरंगों के वेग में, सभी भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि नहीं होती है। और अलग अलग जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाते हैं उसके नीचे जो धरातल का बनावट है, कहीं ठोस है कहीं द्रव अवस्था में है, तो वो अलग अलग है, इसलिए उनकी वेग में भी परिवर्तन होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो क्रमिक वृद्धि की बात हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी से अधिक होता है, तो ये सही है। पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित अवस्था में मोल्टन में है, ये भी राइट है। अगला देखिए, पृथ्वी मेंटल और कोर की जो सीमा है उसको मोहो कहते हैं। तो मोहो नहीं बल्कि कौन सी, लेहमान आपकी है, सॉरी गुटेनबर्ग वाला है मेंटल और कोर का। ठीक, लेहमान जो है कोर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। स्थानीय पवन की बात किया है। स्थानीय पवन में देखिए आपका फॉन जो है स्पेन की है, लेवेंटर जो है, सॉरी यहाँ पे फॉन जो है स्विट्जरलैंड में है फॉन।
ठीक। लेवेंटर जो है ये आपका स्पेन की है। सांता आना ये आप जानते हैं कैलिफोर्निया। जुंडा अर्जेंटीना। तो इस आधार पे बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज एज रीजन। तो इसमें असर्शन रीजन देखना है, और ये हमने आपको बताया भी था कि दोनों गोलार्धों में 60 से 65 अक्षांशों में निम्न वायदा पेटियाँ होती हैं। तो ये बात सही है, निम्न वायदा पेटियाँ होती हैं 60 से 65 के बीच, क्योंकि आप जानते हैं ये देखिए बताया भी गया था कि जो आपका 0 से 30 हो गया लो प्रेशर, उससे ऊपर जैसे ही शीतोष्ण वाले में जाएंगे आप क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, फिर आपका ऊपर लो प्रेशर रहेगा, और ध्रुवों की ओर जो है जब 60 से 65 से ऊपर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कारण क्या बोल रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। तो ये भी बात सही है, क्योंकि वहाँ पे लेट जो है वो जल गर्म होता है और लेट ठंडा हो जाता है, तो जो दाब प्रेशर बना रहेगा तो वो ज़्यादा समय तक अस्थायी होगा। लेकिन इसका ये कारण नहीं कि जो ध्रुव है या जो आपका उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 के बीच निम्न वायदा पाया जाता है वो इसका कारण है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोनों ये सही हैं, तो इसमें देखिए आयोग ने भी बी आंसर माना है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ अकरेंस ऑफ कोरियालिस इफेक्ट। तो कोरियालिस इफेक्ट का कौन सा कारण है, तो कौन सा कारण है इसमें, केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, यही है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ओनली। सूर्य के चतुर्दिश कोई मतलब नहीं, घूर्णन और परिभ्रमण नहीं मतलब है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट का बहुत विशेष प्रभाव नहीं है। ठीक। अगला देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा एवं उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को क्या कहते हैं। ये देखिए हमने आपको बताया था ऊर्जा पिरामिड, जबकि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आहार श्रृंखला। आयोग ने भी यही माना और ये सही आंसर भी है। कहाँ से है, सोर्स देख लीजिए, हमने चेक किया तो आपका सविंसर का जो पर्यावरण भूगोल है उसके ग्लोसरी वाला जो चैप्टर है उसमें आपका मिल जाएगा, पेज नंबर 116 यानी 116 नंबर पे है। ठीक। तो कुछ लोगों का क्वेरी था कि इस पे ये वाला आप चेक कर लीजिएगा, ये गलत प्रश्न है, तो इसलिए हमने चेक किया और वो आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया कि कहाँ पे है, कैसे है। आप लोग यदि देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक। अगला देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार एएस प्रकार की जो जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो कोरोमंडल का जो तट है यानी तमिलनाडु वाला एरिया जो है इसमें आ जाता है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स आर नॉट सिचुएटेड इन इराक। इराक में कौन सा जो ऑयल फील्ड नहीं है, ये हमने कराया भी आप लोगों को है। ठीक। तो यहाँ पे किरकुक है, मारून है, जुबैर है, गवार है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इराक में नहीं है ये पूछ रहा है, ये देखिए मैक्सिमम लोगों के प्रश्न गलत हो रहे हैं। कारण क्या है कि इसमें इराक नहीं दिया है। तो किरकुक है, मारून है, जुबैर है और गवार है। तो इसमें देखिए मारून और जुबैर नहीं, जबकि किरकुक और गवार जो है ये घावर कहाँ पे है, ये इराक वाले एरिया के हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी विकल्प। ठीक। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कम आउट फ्रॉम द मैक्सिमम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शंस। तो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज किसकी निकलती है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका निकलता है वो है जलवाष्प, लगभग 60 से ऊपर ही रहता है, 90 के आसपास कहीं कहीं मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर का कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप नहीं है, टेरा रोसा है, घोलरंद है, डोलाइन है, जियाड है। तो जियाड जो है ये आपका भूमिगत जल के अपरदनात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 में निम्नलिखित जो प्रवाल भित्तियों के बारे में दिया गया प्रश्न है कि कौन से सही कूट होंगे। तो प्रवाल भित्तियों के बारे में यहाँ से आप प्रश्न देख लीजिए, जो दिया गया है कि प्रवाल जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागर में ही बनती है। राइट है। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, 60 से 67 मीटर गहराई में पाए जाते हैं, ये भी सही है। 27 से 30 पर मिल जो है लवणता होनी चाहिए, ये भी सही है। सागर तल के तापमान में वृद्धि से मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम नहीं बल्कि कोरल ब्लीचिंग हो जाता है, विरंजन हो जाता है। ठीक। तो राइट आंसर 1, 2 और 3 सही, यानी कि डी विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद रेफरेंस टू फिलीपींस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फिलीपींस संदर्भ कौन सा ऑप्शन सही है, 7000 से अधिक द्वीप इसमें शामिल है, सही है। फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र भी ये है। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ईसाई की वो आपका यहीं पे पाया जाता है, हालांकि अन्य राष्ट्र भी हैं आपका, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो परसेंटेज है वो इसी का है। अगला देखिए, इसमें आपका कौन सा 1 और 2 दोनों सही है, हमने भी यही आप लोगों को बताया था। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें
किसके लेखक जो है अरब भूगोलवेत्ता है, अल-बरूनी नहीं है। तो किताब अल हिंद, किताब अल काफ़ी, तारीख उल हिंद, अल कानून अल मसूदी। तो किताब उल काफ़ी यही जो है आपका अल-बरूनी का नहीं है, जबकि उल हिंद, तारीख उल हिंद, अल कानून अल मसूदी सब अल-बरूनी ने लिखा है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी अनुक्रमिक प्रक्रिया, कौन सा जो ग्रेडेशनल प्रोसेस है। तो ग्रेडेशनल प्रोसेस में देखिए डिपोजिशन है, डायस्ट्रोफिज्म है, वल्कनिज्म है, इरोजन है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे देखिए इरोजन है, हमने आपको इन्फॉर्म किया था। अगला देखिए नेक्स्ट है 90 नंबर पे दिया बंदरगाह, और इसको आपको मैच कराना है। जिबूटी है, मार्सले है, इचियोन है, मियामी है। ठीक, ये ए विकल्प आपका हमने बताया था 1, 2, 3 और 4, यानी जिबूती भी अदन की खाड़ी, मार्सले भी लायन खाड़ी में, इचियोन येलो सी में है, और मियामी जो है आपका मैक्सिको की खाड़ी में। ये इचियोन जो है ये कोरिया का है। ठीक, अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो थर्मल इन्वर्जन का कौन सा टाइप नहीं है। तो इसमें देखिए फ्रंटल इन्वर्जन यानी वाताग्रीय प्रतिलोमन, एडवेक्शनल इन्वर्जन यानी अभिवनी प्रतिलोमन, अक्षांशीय प्रतिलोमन यानी लैटिट्यूडनल इन्वर्जन, मैकेनिकल इन्वर्जन यानी यांत्रिक प्रतिलोमन। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो ये आपका अक्षांशीय प्रतिलोमन नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, और इसमें जो है ये दिया है कि गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम, और फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, अलगाव बिंदु नियम, कोटि आकार नियम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी और इंटरेक्शन लॉ है, गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम है, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा SC कैरी, फुटकर का रैली हो जाएंगे, अलगाव बिंदु कैनवर्स का है, कोटि आकार जो है जिप का है। ये सारे प्रश्न आप लोगों को कराए भी गए हैं, जो लोग पेड ग्रुप में शामिल थे उनको भी ये सारे प्रश्न कराए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है, यानी कहाँ पे भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं पाई जाती। मध्य चिली में है, इटली में भी है, कैलिफोर्निया भी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी है। कहाँ पे नहीं है, वेनेजुएला। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसको आपको मैच कराना है। कॉपर चित्रदुर्ग, आयरन और बेल्लारी है, और मैग्नीज जो है भिलवाना है, और बॉक्साइट जो है कटनी है। तो तांबा जो है चित्रदुर्ग दे रखा है। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है चित्रदुर्ग की जगह जो है यहाँ पे लॉयस के बेल्लारी है, मैग्नीज भिलवाड़ा है, बॉक्साइट कटनी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। ठीक, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 4 और ये आपका 2 मैच्ड है, 1 और 3 नहीं है, तो यहाँ पे C विकल्प हो जाएगा सही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसने ये किया है, अर्नेस्ट हैकेल हैं। ठीक, अगला देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ टाइड्स। तो टाइड्स की ओरिजिन से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है ज्वार भाटा से। तो वो प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम वेविल का है, सही है ये। स्टेशनरी वेव थ्योरी जो है हैरिस का, ये भी राइट है। इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है ये आइजैक न्यूटन का है, ये भी सही है। हिमनद नियंत्रण ये डेली का है, लेकिन ये आपका प्रवाल विद से रिलेटेड, नॉट के टाइड्स। ठीक, यानी कि आपका कोरल रीफ से रिलेटेड जो थ्योरीज है। अगला देखिए कि नेक्स्ट है कि नेशनल पार्क्स और उसके लोकेशन को मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पे जो मैच कराया गया नामेरी का आपका असम का हो जाता है, तो B का 1 हो गया, यानी कि सब मिल गया। कलेसर आपका कहाँ पे, हरियाणा का हो गया। मोल्लेम जो है ये आपका गोवा का हो गया। मोरलेन जो है मिजोरम हो गया। ठीक, B विकल्प राइट हो गया। अगला देखिए 98 है कि कंट्री दिया, कैपिटल दिया है। तो बल्गारिया जो है इसकी कैपिटल कहाँ पे, सोफिया है। हंगरी की बुडापेस्ट है। क्रोएशिया जाग्रेब है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो राइट विकल्प हो जाएगा ये B विकल्प हो जाएगा। ठीक, और आयोग का भी यही आंसर है जो हमने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न देखिए दिया है सूची 1 और 2 को मिलान करना। तेल शोधन कारखाने और भारत के राज्य हैं। ठीक, बरौनी आप जानते हैं बिहार का है, नुमालीगढ़ असम का है, कोयली जो है गुजरात का है। तो नागपट्टनम किससे हो जाएगा, तमिलनाडु का। विकल्प कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि 1-2 प्रश्न आपका ठीक, तो 1-2 प्रश्न आपके यहाँ से मिल जाएंगे।
अगला है क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल, यानी कि स्पेशल इनोवेशन डिफ्यूज़न मॉडल। इसके प्रणेता जो है टी हैगरस्टैंड है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वोल्केनिक माउंटेन, और इसको कंट्री से मैच कराना है। तो इसमें देखिए आप क्या दिया है कि माउंटेन जो माउंट रेनियर है, माउंट एटना है, पिराकुटिन है और माउंट अपो है। ठीक, तो रेनियर जो है सस्ता रेनियर वुड आप जानते हैं यूएसए की है। माउंट एटना इटली का है। पिराकुटिन आपका कहाँ का है, तो पिराकुटिन आपका मैक्सिको हो जाता, अपो आपका फिलीपींस है। राइट आंसर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। विश्व के 2 शीर्ष अग्रणीय टीन उत्पादक कौन से हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका चीन और इंडोनेशिया है। ये आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों को बताया भी गया है। ठीक, फिलहाल यहाँ पे जो डाटा बेस्ड प्रश्न है वो आपका हायर में भी पूछे जा सकते हैं। भूआकृति और अपरदन के अभिकारक के कारक, तो टिल का मैदान किससे निर्मित होता है, तो ये आपका जो है ग्लेशियल प्रोसेस से होता है। पोर्ट होल, तो पोर्ट होल जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये विंड से हो गया। ठीक, ह्यूम्स या हम्स जिसे बोलते हैं। ठीक, तो हम्स जो है आपका ये हो गया भूमिगत जल से। रिपल्स जो है, रिपल्स आपका हो गया यहाँ पे जो आपका दिया गया है, ये फिर से देख लीजिए। टिल का मैदान ग्लेशियर से। ठीक, पोर्ट होल, तो पोर्ट होल जो आपका रनिंग वाटर से बनता है, जल गर्तिका जो होती है, यहाँ भी आपका रनिंग वाटर से हो गया। हम्स जो है, हम्स ये आपका कैसे बन जाएगा, भूमिगत जल से होगा। और रिपल्स जो होगा ये यहाँ पे इन्होंने जो है जो दे रखा है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है। ये वाला ठीक दिया गया, इसमें जैसे मैच कराने में, चूँकि इधर मैं देखने लगा, तो ये आपका रिपल्स जो है आपका हो जाएगा विंड। ठीक, यानी डी का 2 हो गया, तो डी के 2 से और मैच करा लीजिए। ये देखिए यहाँ लगाया भी गया है इस हिसाब से। तो बी और सी में कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। और अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट लैंडलॉक्ड, तो लैंडलॉक कौन सा नहीं है, बोत्सवाना, नाइजीरिया, चाड और अंगोला। अंगोला आप देखेंगे तो ये आपका जो है कैसा है, ये लैंडलॉक्ड नहीं, यानी चारों ओर से स्थल से घिरा नहीं है, बल्कि ये किस तरफ है, ये आपका अटलांटिक की तरफ है जो अंगोला है। ठीक, नामीबिया के जस्ट ऊपर आप देखेंगे, और कांगो गणराज्य के, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के जस्ट नीचे कौन सा आपका अंगोला है। अंगोला जो आपका किससे रिलेटेड है, यहाँ पे यदि आप, तो मैपिंग से कई प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे आपका अंगोला है, इधर आपका कौन सा है, ये हो जाता है नामीबिया। यहीं पे ऊपर आपका कौन सा है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो अंगोला जो अटलांटिक सी के पास जो है ये है, तो इसलिए ये स्थल अवरुद्ध नहीं है। अगला देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स proposed that all history should be situated all history should be studied geographically and the all geography as historically। तो सभी इतिहास को भौगोलिक और सभी भूगोल को ऐतिहासिक रूप में अध्ययन करने की बात जो है हेरोडोटस ने बताया। एमंग फॉलोइंग लेक्स विच वन ऑफ द नॉट लेक इज़ द कोर्स ऑफ द स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल के बीच जो है कौन सा झील नहीं पाई जाती है, छोटी बीटर है यानी लिटिल बीटर है, टिम्सा लेक है, ग्रेट बीटर है, ये सभी पाई जाती हैं। ये देखिए आपका किस में पूछा गया था, यूपीपीसीएस का ये प्रश्न है, उसमें पूछा गया था। तो वहाँ 4 झीलें दी गई थी क्रम से लगाने के लिए, यदि वो आपको याद होगा तो आसानी से आप लगाए जाएंगे। ठीक, तो इसमें तुर्काना झील जो आपका इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंसीडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका हैविंग बीन लोकेटेड साइड बाई साइड। तो इसमें देखिए अल्फ्रेड वेगनर है, एंटोनियो पेलेग्रिनी है, अब्राहम आर्टिलियस है। तो हमने ये आपको बताया था वेगनर, तो ये आपको रॉन्ग है, जबकि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिलियस है। ये एनसीईआरटी का जो महाद्वीप और महासागर वाला चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आप देखेंगे स्पष्ट रूप से ये लाइन लिखी गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें देखिए इंडोनेशिया का लादांग राइट है, ब्राज़ील रोका है, श्रीलंका का जो तुंगिया दिया ये चिन्या होता है, तो ये आपका रंग हो गया, तो यही पूछ रहा है, तो सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध तर्क संगत वर्णन और व्याख्या। जब भी आपको देखिए जो परिभाषा होती है उसको आपको क्या पकड़ना है, उसके की पॉइंट्स देखना है बस, उसमें और कुछ नहीं, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा मारने से बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। की पॉइंट जब भी हार्ड जोन पूछा जाता है उसमें या तो पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूपों की बात की जाएगी, यथार्थता और क्रमबद्धता की बात रहेगी। ठीक, तो ये चीज़ें जब आए तो आप आँख मूंद के लगेंगे हार्ड जोन। हालांकि ये आपका जीआईसी का प्रीवियस ईयर है
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो 6 रेशियो जो है किसका मैक्सिमम था सेंसस जो है 2011 के अनुसार। तो इस आधार देखिए जौनपुर और आजमगढ़ नंबर 1 पे हैं यूपी वाले के में, ठीक। तो यहाँ पे आपका आजमगढ़ हो जाएगा जो पॉजिटिव वाले में है। अगला देखिए दिया है कि कॉन्सेप्ट और प्रोपाउंडर, तो संकल्पना और कौन प्रतिपादक है, कौन सा सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है। संभववाद जो ब्लांस ने दिया है, राइट है। ह्यूमन इकोलॉजी मानव परिस्थिति बैरोज का है। और समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत ये फिल्बरिक का है। और अंतर क्रिया मॉडल यानी इंटरेक्शन मॉडल जो है आंद्रे एलिक्स का नहीं है, आंद्रे एलिक्स का आमलैंड है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी यानी मेघ अस्थिरता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बर्गरान और फंडिसेन का है, ये राइट है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है मैच नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए तबीयत का इशू है, तो इसमें इस वजह से जो है कहीं आपको थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आप देखते चलिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पुस्तक दिया है, लेखक दिया है, साइंस ऑफ ज्योग्राफी, ये देखिए पीजीटी वाला ही उठा के दे दिया है। साइंस ऑफ ज्योग्राफी एकरमैन का, पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टसोन का सही है। द वेस्टीज ऑफ द पास्ट इसमें दिया अल्बरोनी, तो ये अल्बरोनी की है। अगला देखिए ज्योग्राफी ऑफ जर्नलिस्ट, इसमें जो आपका दे रखा है, एक मिनट, ये जो है अल्बरोनी की है द वेस्टीज ऑफ द पास्ट। जबकि जो ज्योग्राफिया जनरली ये किसका है? वरेनियस का है। यहाँ पे क्या दिया? कांट महोदय हैं। तो डी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एयर पोल्यूशन डज नॉट हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इसमें देखिए बहुत कन्फ्यूजन था, और इसमें दे रहा है कि किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता वायु प्रदूषण का। पेचिश है, स्नायु तंत्र है, बहरापन है, चिड़चिड़ापन है। तो जो हमने बताया था आपको स्नायु तंत्र बताया था, तो ये गलत है। डिसेंट्री पेचिस पे ये डायरेक्ट नहीं पड़ता लेकिन इनडायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि वायु प्रदूषण से जल भी प्रदूषित होता है, जल प्रदूषण की वजह से ही पेचिस होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए हरमट्टन पवनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए यह एक उत्तर पूर्वी पवन है, यह मई और जून के महीने के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। तो फिलहाल जो खुलर की किताब है तो उसमें दोनों दिया है, सही है, लेकिन आयोग ने माना है केवल एक। तो कहीं आपको स्पष्ट रूप से यदि ये मिल जाए कि यह कब चलती है, जून और मई के महीने के दौरान, तो इस पर क्लेम किया जा सकता है। एक बार आप लोग देख लीजिए। फिलहाल आयोग का आंसर ए है, यानी 1 है, यह उत्तर पूर्वी पवन है। ठीक, क्योंकि खुल्लर सर का जो TMH की किताबें आती हैं टाटा मैकग्रा-हिल की, तो आयोग उसको ऑथेंटिक नहीं मानता है, तो इसलिए उस किताब के अनुसार जो है ये आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपके पास हो ऐसा कोई सोर्स जो NCERT हो गया, सभी आंसर की किताब हो गई, वहाँ से आपको मिल जाए तो आप इन्फॉर्म करिएगा, तो या कमेंट करिएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए द होल अर्थ इज़ अ यूनिट हुज डिफरेंस पार्ट आर इंटरलिंक्ड, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है, उसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? इसमें देखिए हमने आपको वातावरण समायोजन बताया था, तो ये आपका आयोग ने रंग बताया। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन था जो हमने बताया था। तो इसमें देखिए आयोग का जो माना गया है, यह आयोग ने प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ठीक, हालांकि ये रिपीटेड प्रश्न है। तो अगला देखिए यहाँ पर दिया गया हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांश जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जो हिमांश 2016 में ये इसको स्थापित किया गया था नैनीताल, औली, स्पीति और लेह। तो हिमाचल प्रदेश में ये बनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में ये आपका स्पीति में स्थापित किया गया। तो राइट आंसर ये भी है, हमने ये आपको बताया था। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए कौन सा सही है? तो इसमें दे रखा है कि पक्षाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते, पक्षाभ मेघ समतल आधार दर्शाते हैं, या कपासी मेघ सफ़ेद और पतले रेशेदार होते हैं। तो राइट आंसर आपका पक्षाभ मेघ जो है हिम क्रिस्टल बनाते हैं, या पक्षाभ मेघ जो है ये हिम क्रिस्टल से ही बनते हैं। तो ए विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए बीच एमंग द फॉलोइंग इज़ द नेचुरल पोर्ट। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? डरबन है, आबिदजान है, फ्री टाउन है, मोगादिशु है। इन दोनों में आपका कन्फ्यूजन है, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर आयोग ने फ्री टाउन दिया, हमने आपको डरबन बताया है। ठीक,
एक बार और देख लिया जाएगा। इस पर स्पष्ट जो है कहीं नहीं मिल रहा था, तो एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। यदि ये आंसर सही है तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल 2 प्रश्न जो मिले हैं वो ऑब्जेक्शन वाले हैं। जावा द्वीप निम्न में से किस विवर्तनिक प्लेट में है? यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, फिलीपीन या प्रशांत। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो हमने आपको दिखाया था, तो लेकिन अभी एनसीईआरटी में जो दे रखा है, तो एनसीईआरटी देखिए फिजिकल ज्योग्राफी पेज नंबर 36 आप देखिएगा, वहाँ पे मैप बनाया गया है और मैप में वहाँ पे जो प्लेट विवर्तनिकी वाले में आपका दिया गया है, तो प्लेट मार्जिन बनाई गई है, मार्जिन में ही अलग अलग प्लेटों का नाम दिया है। तो जो यूरेशिया, जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जावा द्वीप जो है, इस तरह से आप देखेंगे तो इंडोनेशिया का जावा द्वीप यूरेशियाई प्लेट में है, जबकि यहाँ से पपुआ न्यू गिनी जो है ये आपका ऑस्ट्रेलियन वाले में आ गया है। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ये टोटल 120 प्रश्न में हम लोगों ने कितना सॉल्व किया? 80 प्रश्न जो ज्योग्राफी के थे। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपको मिले हैं जो ऑब्जेक्शन वाले हैं। एक आपका कौन सा है? एक आपका है जलप्रपात वाला। ठीक, दूसरा कौन सा है? दूसरा जो प्रश्न है वो आपका है बनावरण का। ठीक, यही 2 प्रश्नों पे आपका क्लेम बनेगा और इसके लिए आपको ऑथेंटिक सोर्स भी मिल जाएंगे, प्रूफ भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। और ये भी जान लीजिए 21 तारीख ही है ये ऑब्जेक्शन करने के लिए, और ऑब्जेक्शन जो आपको लिफाफे में बंद करके वहाँ पे सारा डिटेल आपको लिखना है, साइट पे अवेलेबल है और कल हमने बताया भी था कि किस तरह से आपको करना, सारा कुछ उसमें लिखा गया है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल पीजीटी के जो गलत प्रश्न है उसके लिए चैलेंज किया जाएगा और उसको बदलवाया जाएगा। अब देखिए वो सब आयोग के ऊपर है क्या होता है क्या नहीं, लेकिन यदि इसमें जैसे आपका जीआईसी में यदि स्कोर 70 के ऊपर जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप सेफ में हैं, सेफ जोन में हैं, तो इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, मेंस के लिए फ़िलहाल आगे जो है आपका हायर का एग्ज़ाम है तो उस पर फोकस कर सकते हैं। आपका नवंबर से जो है हम लोग भी यहाँ पे टेस्ट चलाएंगे, जो आपका ऑप्शन जो मेंस का रहेगा, यानी कि जीआईसी के मेंस में जो ज्योग्राफी का रिटन वाला रहेगा, लिखने वाला, उस पे बेस्ड पे यहाँ पे रहेगा टेस्ट जो है। ठीक, तो जितना भी वहाँ पे बनाया गया है तो सारा वो कराया जाएगा और पूरी स्ट्रेटजी के साथ जो है वो देखा जाए, क्योंकि ये पहली बार कराया जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस के ऑप्शनल में भी ज्योग्राफी है, तो मैक्सिमम प्रश्न देखा जाएगा तो उसी से ही ये बनाएंगे ज़्यादातर प्रश्न जो है। और साथ ही साथ जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनके जो ग्रेजुएशंस के पेपर होते हैं उसको यहाँ पे शामिल कर सकते हैं कि बीए और एमए के जो पेपर हुए हैं तो उसको भी आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी यहाँ तक कि यूपीपीसीएस मेंस में भी, आईएएस मेंस में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए बीएचयू से कोई गया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई गया, तो यहाँ पे वो जो प्रीवियस ईयर है उसको तो मान लीजिए फोकस करते हैं, प्लस जो यहाँ पे वो ग्रेजुएशन या पीजी में पेपर बनाए होते हैं तो उसी पेपर को वो वहाँ पे भी उसके प्रश्न 1-2 इंक्लूड कर देते हैं। तो इसलिए बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जब जीआईसी का मेंस हो उसके पहले जो आप जैसे बीएचयू का हो गया, डीडीयू का हो गया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो गया, यहाँ के जो पेपर्स हैं ग्रेजुएशन वाले जो होते हैं, ठीक, उसको आप एक बार कलेक्ट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।